हेलो एवरीवन। और कैसे हैं आप सभी लोग। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे ओकुल में। आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज द लिंकेजेस बिटवीन डेवलपमेंट एंड एक्सट्रीमिज्म। यहाँ पे हम लोग जो आज का हमारा पहला क्लास है उसका यहाँ पे हम लोग देखेंगे किस तरीके से एक्सट्रीमिस्ट का हमारे देश में इंडिया में इवोल्यूशन हुआ। सारी टाइमलाइन उसकी देखेंगे। उसके अलावा भी लैंड रेवेन्यू ऑफिशियल्स का क्या रोल है, लैंड सीलिंग इनके बारे में देखेंगे, इससे क्या इफेक्ट हुआ था, क्या क्या ट्रबल आए हुए थे 1962 के बाद, एंड सीपीआई-एम कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट, इसके बारे में भी डिस्कस किया जाएगा। तो आज का जो हमारा क्लास रहेगा यहाँ हम लोग चारों जो थे उनके बारे में तक हम लोग देखेंगे कैसे उन्होंने नेगेटिविटी स्प्रेड की राज्यों में। पिछली क्लास में हम लोगों ने अपना कोस्टल सिक्योरिटीज का देखा हुआ था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में आप जा सकते हैं। प्लेलिस्ट में सारी वीडियोस मिल जाएंगी आपको रिलेटेड टू द सिक्योरिटीज इश्यूज। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना मत भूलेगा, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू वोंट मिस द अपडेट ऑफ आवर अपकमिंग वीडियोस। साथ ही में टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन करना मत भूलिएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जहां पे आप अपने डाउट्स, अगर आपके कोई डाउट्स हैं रिलेटेड टू दिस कंटेंट और अदर कंटेंट, वो आप वहां पे क्लियर कर सकते हैं। और अगर आप बैंक की तैयारी कर रहे हैं तो बैंकिंग अवेयरनेस अगर पढ़ना चाहते हैं तो मेरा वीडियोज पड़े हुए हैं, यू कैन गो ओकुल बैंकिंग में, प्लेलिस्ट में जाइएगा, सारी वीडियोज आपको मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं अपने इस टॉपिक को। इसकी आइडियोलॉजी कहाँ से ये आया हुआ है। अगर बात करते हैं एक्सट्रीमिज्म या फिर जो लिंकेजेस है डेवलपमेंट और एक्सट्रीमिज्म के बीच में, एक्सट्रीमिज्म कहाँ से आया हुआ है, इसकी आइडियोलॉजी हम लोग पता है सीपीआई-एम कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट, जो भी कम्युनिस्ट पार्टीज जो हैं ये ज्यादातर इनकी जो आइडियोलॉजी है ये मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं। तो मार्क्स इनकी जो आइडियोलॉजी है वो थोड़ा आप समझ लीजिए। देखिए, आपके सारे शॉर्ट नोट्स में आपको प्रोवाइड करूंगा। यहाँ पे आइडियोलॉजी आपको यहाँ से किसकी, मार्क्सिस्ट की आइडियोलॉजी आई थी। इस मार्क्सिस्ट की आइडियोलॉजी सबसे पहली बार अगर देखा जाए तो कहाँ पे, रसिया में यूज किया गया था। किसके द्वारा, लेनिन। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने इस चीज को जो आइडियोलॉजी थी उसको डायरेक्टली अप्लाई नहीं किया था। ही डिड नॉट अप्लाई डायरेक्टली। इसका मतलब क्या है, अगर डायरेक्टली नहीं किया गया तो पहले यहाँ पे एक रेगुलेशन लेके आए हुए थे। तो उन्होंने ये बोला था कि कोई ना कोई एक रेगुलेशन होना चाहिए प्री इंडस्ट्रियल सोसाइटीज में। तो ये जो रेवोल्यूशन किया गया था, अगर ये डायरेक्टली नहीं है तो ये एक रेवोल्यूशन वहां पे आया हुआ था। रेवोल्यूशन वाज कैरिड आउट बाय द अर्बन पीपल। जो रेवोल्यूशन था वो अर्बन पीपल के द्वारा कैरिड किया गया था। रेवोल्यूशन वाज कैरिड आउट बाय अर्बन पीपल। और उसके बाद से अगर देखा जाए मार्क्स की जो आइडियोलॉजी है, रसिया के बाद माओ। बहुत ही, देखिए अगर आप यहाँ पे मैं नाम लेता हूँ किसी भी चीज का तो ये मत करिएगा कि उसके ऊपर पीएचडी करने लगे। माओ एक इम्पोर्टेंट पर्सनालिटीज है इन दी इस चीज में। और इंडिया चाइना के जो रिलेशन है इंपॉर्टेंट है सिक्योरिटीज इश्यूज के। तो यहाँ पे क्या हुआ था, जो मार्क्सिस्ट की आइडियोलॉजी थी चाइना में वो माओ के द्वारा लेके आया गया था। चाइना, माओ, इन्होंने क्या किया था इसमें, इन्होंने ये बोला था इट कैन बी डन बाय द फार्मर्स और पीजेंट्स। पहले हम लोगों ने
जो रसिया में देखा, रसिया में जो अर्बन पीपल के द्वारा इस चीज को कराया गया था, लेकिन जो माओ थे ये बोले इट कैन बी डन बाय फार्मर और पीजेंट्स। ये क्या है, मीन्स रेवोल्यूशन। इनका कहना यह था कि फार्मर्स और पीजेंट्स के द्वारा भी किया जा सकता है। मार्क्स की आइडियोलॉजी हम लोगों ने लैटिन अमेरिका में भी देखने को मिला है। क्यूबा में किसके द्वारा चलाया गया था उसके में बात कर लेते हैं, वो सभी को आप पता ही होगा। अगर क्यूबा की बात है तो इसको क्यूबा में किसके द्वारा चलाया गया था, फेडल कास्ट्रो। फेडल कास्ट्रो यहाँ पे उस समय यही एक कम्युनिस्ट कंट्रीज थी ड्यूरिंग द सिविल वॉर। दैट वाज द ओनली कम्युनिस्ट कंट्री ड्यूरिंग सिविल वॉर। सॉरी ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर, नॉट द सिविल वॉर। कभी कभार ये ऐसा हो जाता है कि जो मेरा नोट्स है उसमें CW लिखा हुआ है तो वही लगता है कि सिविल वॉर ही होगा। दैट इज द कोल्ड वॉर, और अभी तक ये वहीं पे है। तो ये सारे जो आइडियोलॉजी थी, मार्क्सिस्ट की आइडियोलॉजीज हर अलग अलग देशों में, इंडिया में कैसे आया हम लोग देखेंगे थोड़ी देर में। रसिया, चाइना एंड क्यूबा। अब एक्सट्रीमिज्म इन इंडिया, जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है, दैट इज एक्सट्रीमिज्म इन इंडिया। इंडिया में एक्सट्रीमिज्म आया कैसे? एक्सट्रीमिस्ट इन इंडिया, अगर हम इसके बारे में बात करते हैं, कहां से आया होगा? तो जो माओ थे, माओ ट्राई टू डू इन चाइना। माओ ने इस आइडियोलॉजी को चाइना में लगाया गया, और सेम हमारे देश के जो नक्सलाइट जो लोग हैं, जो नक्सलाइट थे, उन्होंने माओइस्ट नाम दे दिया इसको। नक्सलाइट जो है उन्होंने इसको माओइस्ट नाम दे दिया। माओ ट्राइड टू डू इन चाइना। इसकी वजह से क्या हुआ है, इसी के माओ के नाम पे माओइस्ट, किसके द्वारा? नक्सलाइट के द्वारा। नक्सलाइट इसको माओइस्ट कहती है, लेकिन भारत सरकार के बारे में बात करते हैं तो भारत सरकार इसको क्या कहती है? लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म। भारत सरकार जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है, दैट इज कॉल्ड, वो क्या बोलती है इसको? लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट। ये जो टर्म है यूज्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार के द्वारा इस टर्म को यूज किया गया था, एक्सट्रीमिस्ट। लेकिन ऐसा तो है नहीं कि नक्सलाइट अभी आए हों, नक्सलाइट अभी आए हुए, ऐसा तो है नहीं। तो इसका ओरिजिन कहां से हुआ है? तो फर्स्ट थिंग हमें लोगों को ये देखना है कि इसका जो ओरिजिन है वो क्या है। नक्सलिज्म का ओरिजिन इंडिया में, या फिर नक्सलाइट का ओरिजिन इंडिया में किस तरीके से हुआ? तो ये ओरिजिन के बारे में बात करते हैं तो ओरिजिन हम लोग को देखने को मिलेगा मुगल्स टाइम। अब आप फिर ये सोच रहे होंगे कि मुगल्स टाइम में क्यों, तो वो भी देख लीजिए। मुगल्स टाइम्स, मुगल्स के समय से ये चला आ रहा है। वही दैट वाज द मेन, जो फर्स्ट फाउंडेशन स्टोन जो रखा हुआ था इस चीज का, वो था मुगल्स टाइम। किस तरीके से? जो मुगल के जो एम्परर थे, जो मुगल एम्परर है, इन मुगल एम्परर ने क्या किया, एक जो छोटे छोटे गांव थे या छोटी छोटी जो टेरिटरीज थे, उनको उनके ऊपर अपना कंट्रोल करना चाहते थे।
उस कंट्रोल की वजह से क्या हुआ कि इन्होंने डायरेक्ट लैंड रेवेन्यू इकट्ठा करना स्टार्ट कर दिया। लेकिन जैसे ही धीरे धीरे मुगल एम्पायर बढ़ा तो वो प्रॉब्लम दे देता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इस समय करोल बाग में रह रहा हूँ, राजेंद्र नगर करोल बाग में रहता हूँ, तो वहां पे जो भी लोग हैं, मैं ये चाहता हूँ कि वहां पे जो लोग हैं उनसे मैं लोगों से लाइक रेवेन्यू लूँ, अगर आपको यहाँ पे बिजनेस करना है तो। और वो रेवेन्यू और धीरे धीरे क्या है, मेरी जो पोजीशन है, मैं साउथ दिल्ली में बना, फिर दिल्ली बना एंड सो ऑन। तो फिर ये हो जाता है कि अगर हम लोग उस चीज को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, तो मुगल एम्पायर जैसे जैसे बढ़ा तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करने लगा। जब प्रॉब्लम क्रिएट करने लगा तो मुगल एम्पायर ने क्या बोला कि हम लोग एक अपॉइंट करेंगे ऑफिसर को, एक हमारा जो एजेंट होगा वो क्या करेगा, रेवेन्यू कलेक्ट करेगा। अब आप समझ जाइएगा, जहां पे भी एजेंट हो तो इसका मतलब ये है कि प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। तो टाइमलाइन समझ लीजिए, मुगल एम्पायर ये क्या करना चाहते थे, ये स्मॉल टेरिटरी जो थी, ये स्मॉल टेरिटरीज थी, इन स्मॉल टेरिटरीज को कंट्रोल करना चाहते थे। और इसके लिए एज अ रिजल्ट इन्होंने क्या किया, एक डायरेक्टली कलेक्ट करना स्टार्ट कर दिया रेवेन्यू। कलेक्ट द रेवेन्यू। जब रेवेन्यू डायरेक्ट कलेक्ट स्टार्ट करने लगे, फिर धीरे धीरे मुगल एम्पायर जो हुआ वो एक्सपेंड हुआ। एक्सपेंडेड। जब मुगल एम्पायर एक्सपेंड हुआ, उसकी वजह से क्या किया, इन्होंने अपॉइंट किया एक एजेंट, अपॉइंट एन एजेंट टू कलेक्ट द रेवेन्यू। रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए अब यहाँ पे क्या हुआ, ये जो एजेंट थे इन्होंने ये बोला कि शुरुआत में तो हम भी हैं, आप भी हैं, ये हर जगह होता है। शुरुआत में ये लगता है कि अगर हम पैसा कमा रहे हैं, इतना पैसा हम कमा ले रहे हैं अगर इससे, तो मैं खुद क्यों नहीं कर रहा हूँ, मैं इनको क्यों दूं, अपने पास ही क्यों नहीं रखूं। तो एजेंट ने क्या बोलते थे कि शुरुआत में तो उन्होंने पूरा पैसा दिया, लेकिन धीरे धीरे करके उन्हें जब ये पता लगा कि ये तो काम हम कर रहे हैं, वो तो बस बैठ के कमा रहे हैं, तो इन्होंने क्या कर दिया कि जो रेवेन्यू था वो देना बंद कर दिया। स्टॉप शेयरिंग रेवेन्यू विथ एम्परर। एम्परर के साथ जो रेवेन्यू था वो देना बंद कर दिया। और इसकी वजह से क्या हुआ, जो एजेंट थे ये पावरफुल हो गए हैं। जब एजेंट पावरफुल हो जाएंगे तो प्रॉब्लम क्या हो जाएगी, अब आप समझ सकते हैं, उनका पूरा का पूरा कंट्रोल उनके ऊपर आ जाएगा। फिर क्या हुआ कि जब हमारे देश में मुगल एम्पायर खत्म हुआ, फिर आया ब्रिटिश एम्पायर। ब्रिटिश एम्पायर जब आया, लाइक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो हमारे देश में आई, तो उन्होंने क्या बोला कि उन्होंने ये देखा, जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई उन्होंने ये देखा कि लैंड का कोई भी ओनर नहीं है, हैज नो ओनर। लैंड का कोई ओनर नहीं है, ऐसा देखा गया था। ब्रिटिश भारत, सॉरी, जो अंग्रेजी ब्रिटेन लोग थे उन्होंने ऐसा देखा। अब इसकी वजह से क्या है, एक ब्रिटेन ने एक एग्रीमेंट लेके आए एजेंट के साथ। अब ये समझिएगा, यहाँ पे आपको समझ में आ रहा है कि हम लोग क्या करेंगे। जो एग्रीमेंट होगा एक परमानेंट सेटलमेंट टाइप का, जिम्मेदारी सारी। एज अ रिजल्ट उसके बाद ये देखने को मिला कि ब्रिटिश ने मेड एन एग्रीमेंट
विथ एजेंट, एजेंट के साथ इन्होंने एग्रीमेंट किया और ये एग्रीमेंट पे ये बोला गया था कि आपको फिक्स्ड अमाउंट रेवेन्यू हमें देना पड़ेगा। इस एग्रीमेंट में क्या था, इस एग्रीमेंट की अगर हम बात करें, एक फिक्स्ड अमाउंट रेवेन्यू, फिक्स्ड अमाउंट रेवेन्यू किसको देना पड़ेगा, टू ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी को आप फिक्स्ड अमाउंट ऑफ रेवेन्यू दीजिए। फिर क्या हुआ कि गवर्नमेंट जो भारत के अंग्रेजी शासन में क्या हुआ, इन्होंने एक जमींदारी सिस्टम को लेके आए। इस जमींदारी सिस्टम में क्या था, इस जमींदारी सिस्टम में यह बोला गया था यहाँ पे जो भी ब्यूरोक्रेसी होगी, जो भी ब्यूरोक्रेसी होगी वो क्या करेंगे, दे विल वर्क अंडर और विद देम, या उनके अंडर काम करते थे या फिर उनके साथ काम करते थे ईस्ट इंडिया कंपनी। ये देम जो है ये क्या है, ईस्ट इंडिया कंपनी। और यहाँ पे ब्रिटिश ने फिर इसके बाद क्या है कि ब्रिटेन ने क्या किया, लाइक कांग्रेस पार्टी को बनाया। कांग्रेस पार्टी के बाद 1906 में मुस्लिम लीग को बनाया। और ब्रिटिश ने ये भी एक तरीके से ये भी क्रिएट किया गया था कि दे विल वर्क फॉर देम। ऐसा बोला गया था कि जो लाइक ब्रिटिश की जो सरकार होगी वो इन लोगों के लिए काम करेंगे। लेकिन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में ऑल जमींदार पार्टिसिपेट। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जितने भी जमींदार थे उनको पार्टिसिपेट किया गया और वहां पे उनको एलिवेट कर दिया गया द स्टेटस ऑफ जमींदार बाय किसके द्वारा, ब्रिटिश के द्वारा। अब यहीं से जमींदार से ही शुरुआत होती है। क्या हुआ, ऑल इंडिया ऑल जमींदार participated in round table conference इस राउंड टेबल एज अ रिजल्ट ऑफ दिस यहां पे elevated the status of जमींदार by ब्रिटिश। ब्रिटिश के द्वारा वो जमींदार का जो स्टेटस था जमींदार, उस चीज को एलिवेट कर दिया। 1947 ये हमारा प्री इंडिपेंडेंस एरा था। अब पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा में देखते हैं तो पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा में क्या हुआ था। 1947 जो हमारा देश आजाद हुआ तब ये देखने को मिला है कि यहाँ पे इंडिया में दो टाइप के लोग रहते हैं, टू टाइप ऑफ पीपल इन इंडिया। अब आपको समझ में आ रहा होगा टू टाइप पीपल कौन कौन से। एक के पास टू मच लैंड और दूसरी जो सिचुएशन थी इनके पास लाइक दे डोंट हैव अ लैंड। इनके पास जमीन ही नहीं थी। तो गवर्नमेंट ने क्या कहा, गवर्नमेंट ने क्या किया इस चीज को लेके, जिनके पास बहुत ज्यादा जमीन, तो गवर्नमेंट ने एक लेके आया लाइक टू अबॉलिश द जमींदारी सिस्टम। जमींदारी सिस्टम को अबॉलिश करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया गया था 1953 में 1953 में अबॉलिश करने के लिए जमींदारी सिस्टम। नंबर पहला 1953 में क्या हुआ, इन्होंने एस्टेट एक्विजिशन एक्ट को लेके आए 1953 में। एंड 1955 में
1955 में यहाँ पे लैंड रिफॉर्म्स एक्ट लेके आए। अब इन दोनों एक्ट को थोड़ा समझिएगा। और यहाँ पे इन्वोक किया गया लैंड सीलिंग। लैंड सीलिंग को इन्वोक किया किस एक्ट के अंतर्गत? इन्वोक लैंड सीलिंग। उन्होंने ये बोला गया था कि जो लैंड होगी वो एक्वायर्ड की जाएगी थ्रू दिस एक्ट। जो भी लैंड होगी वो एक्वायर्ड की जाएगी थ्रू स्टेट एक्विजिशन एक्ट के अंतर्गत। इस पर यह बोला गया था लैंड वुड बी एक्वायर्ड थ्रू दिस एक्ट। और यहाँ पे लोगों को जो लैंड आएगी और लोगों को सपना दे दिया गया था, सपना दिखा दिया गया था। क्या सपना था? पहला कंडीशन ये बोली गई थी कि पीपल वाज शोइंग लाइक, लोगों को सपना दिखाया था और ये बोला गया था कि हम लोग एक सिक्योरिटीज देंगे जो पुअर लोग हैं उन लोगों के बीच में, क्रिएटेड अमंग द सिक्योरिटीज अमंग द पुअर। इसके अलावा जमींदार जो थे वो इनसिक्योर हो गए थे। इनसिक्योर, जब जमींदार इनसिक्योर हुए, फिर 1955 में जब लैंड रिफॉर्म्स एक्ट आया हुआ था, यहाँ लैंड रिफॉर्म्स एक्ट में 3 इंपॉर्टेंट स्टेट्स में जहां पे लैंड रिफॉर्म्स हुआ वो कौन कौन है? जहां पे लैंड रिफॉर्म्स हुआ 3 इंपॉर्टेंट स्टेट। थोड़ा समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये 3 जो इंपॉर्टेंट है, एक तो है हमारा बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा। अगर बिहार और उड़ीसा के बारे में बात करते हैं तो ये फेलियर रहा। यहाँ पे आपको फेलियर ही देखने को मिलेगा। लेकिन ऑन दी अदर हैंड हम बात करें अगर बंगाल की, तो बंगाल में शुरुआत में तो सक्सेस था। इनिशियली सक्सेस और उसके बाद फेलियर हो गया। ये फेलियर होने का रीजन क्या है? जो फेलियर ये है, इसका रीजन क्या था? हम इसके बारे में रीजन के बारे में पूछे तो इसका रीजन क्या था? तो रीजन इसका था लैंड रेवेन्यू ऑफिशियल्स। इसके जो रीजन थे, दैट इज द लैंड रेवेन्यू ऑफिशियल्स। लैंड रेवेन्यू ऑफिशियल्स जो है वो उसके रीजन थे। अब ये क्यों रीजन थे थोड़ा समझ लीजिए। देखिए, लैंड रेवेन्यू ऑफिसर जो है ये क्या, जमींदार। एंड जमींदार क्या होते थे? दे मेजर द लैंड, मेजर द लैंड। और लैंड मेजर होने के बाद लैंड रिकॉर्ड में आता था। अब प्रॉब्लम ही यहीं पे आ रही है। अगर जमींदार के अंतर्गत दे दिया जाए तो जमींदार प्रॉब्लम तो क्रिएट करेगा। ये जमींदार ने क्या किया, यहाँ पे ब्राइब देना स्टार्ट कर दिया, रिश्वत देनी स्टार्ट कर दी इन सारे ऑफिशियल्स को, जिसकी वजह से जो पुअर थे, पुअर पीपल, दे स्टार्टेड गेटिंग डिप्राइव्ड। इसका रिजल्ट क्या आया? इस पूरे प्रोसेस का रिजल्ट,
प्रोसेस का रिजल्ट की हम बात करते हैं तो नंबर 1, लाइक पीपल जो पुअर थे स्टार्टेड गेटिंग डिप्राइव्ड, दूसरा, और एक सोशल लाइक एग्रेशन या फिर अनरेस्ट आया हुआ था, क्रिएटेड सोशल अनरेस्ट। फिर बंगाल ने एक चीज का लाइक है, जो बंगाल था दैट स्टार्टेड द सेम प्रैक्टिस, फिर बंगाल ने भी यही स्टार्ट कर दिया सेम प्रैक्टिस, क्या, लोगों को पैसा देना, और उसकी वजह से सोशल टेंशन देखने को मिली 1905 के बाद। ये प्रॉब्लम देखिए, मेन प्रॉब्लम कहां से उभर के आ रही है, लैंड रेवेन्यू ऑफिशियल्स और जमींदार। अब इसके बाद क्या हुआ था 1959 में, इन 1959 में क्या हुआ, समझिएगा, बाय कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के द्वारा क्या हुआ था, इन्होंने किसान सभा को ऑर्गेनाइज किया। किसान सभा क्या किया, ऑर्गेनाइज। अब इस किसान सभा में मेंबर आए हुए थे सीपीआई के, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के मेंबर थे इसमें। अब इस किसान सभा ने ये देखा हुआ है किसान सभा को ऑर्गेनाइज करने का रीजन क्या था, इसका एम अगर हम बात करें तो इसकी एम क्या है, इन लोगों को ये देखना था कि जो क्या पॉलिटिकल सॉल्यूशन है इस लैंड रिफॉर्म्स का, टू फाइंड पॉलिटिकल solution for the problem of land reforms। लैंड रिफॉर्म्स की क्या प्रॉब्लम है, उस चीज का क्या पॉलिटिकल सॉल्यूशन निकल के आया जाए, इसीलिए इस किसान सभा को ऑर्गेनाइज किया गया। इस किसान सभा में क्या हुआ, आउटकम किसका, इस किसान सभा का। देखिए आउटकम के बारे में बात करें तो जो पुअर पीपल थे विजिट द किसान सभा, इस किसान सभा में उन्होंने विजिट किया और टेल us their ग्रीवियंस, उनके जो भी ग्रीवेंस थे उन सारे ग्रीवेंस को बताया गया उस सभा में। अब चलिए इनको तो एक आइडिया तो मिल गया, चलो ऐसा ऐसा है। अब इसकी वजह से ये आर्टिकुलेट किया गया, फिर इसके बाद जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे ऑफ सीपीआई, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, इन्होंने ये मैटर का, जो पुअर पीपल की जो प्रॉब्लम्स थी इसको रेज किया, द मैटर इन द पार्लियामेंट। संसद में ये सारी प्रॉब्लम को रेज किया गया। ये प्रॉब्लम मतलब 1959 में ऐसा हुआ। अब ट्रबल्स स्टार्ट होता है 1962 के बाद, ट्रबल्स आफ्टर 1962।
1962 के बाद क्या ट्रबल आया है, ये आया हुआ है, ये देखिएगा। यहाँ पे इंडिया चाइना वॉर हुआ। इंडिया चाइना वॉर, हम लोगों ने क्या बोला, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। शुरुआत में क्या थी, सीपीआई ही थी, समझिएगा। जब इंडिया और चाइना का वॉर हुआ तो सीपीआई, यहाँ पे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया स्प्लिट हो गई। यानी कुछ हमदर्दी थी चाइनीज के साथ। वो स्प्लिट दो पार्ट में हुई। वो दो पार्ट कौन से हैं, एक तो है सीपीआई कंटिन्यू विद द किसान सभा, जो ये थे कंटिन्यू विथ किसान सभा, और जो दूसरी थी दैट इज सीपीआई मार्क्सिस्ट। और उसके बाद इसने भी ऑल्सो स्टार्टेड किसान सभा। किसान सभा इन्होंने भी स्टार्ट कर दिया। अब इस सीपीआई के जो दो टुकड़े हुए थे, वो दो टुकड़े में कौन कौन से ग्रुप हैं वो थोड़ा समझ लीजिए। देखिए, एक हुआ था रेडिकल, जो सपोर्ट करता था चाइना को, सपोर्टेड चाइना। और दूसरा जो था दैट इज लिबरल, सपोर्टेड इंडिया। तो 1965 में, ये 62 में वॉर हुआ, 1965 में सीपीआई-एम किसान सभा को ऑर्गेनाइज किया गया। ये थोड़ा नाम याद रख लीजिएगा, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा। आप कौन सा है, इन 1965। 1965 में क्या हुआ था, जो सीपीआई है एम, इन्होंने किसान सभा को ऑर्गेनाइज किया सिलीगुड़ी में। सिलीगुड़ी में किसान सभा ऑर्गेनाइज किया, और इस किसान सभा को किसके द्वारा लेड किया गया था, दिस इज इंपॉर्टेंट, चारू मजूमदार। चारू मजूमदार ने इस किसान सभा को ऑर्गेनाइज किया। ये पर्सन बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप एग्जाम में आता है क्वेश्चन तो इनका नाम तो लिखना ही रहेगा। भले ही इनका नेगेटिव पॉइंट रहा हुआ है, लेकिन नाम आपको याद रखना पड़ेगा। और इन्होंने ये बोला कि पार्लियामेंट जो है वो वेस्ट ऑफ टाइम है। इन्होंने ये बोला है कि पार्लियामेंट जो है, आप अपना जो मैटर आप रेज कर रहे हैं, पार्लियामेंट है, दैट इज द वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्टेज ऑफ टाइम। तब इनको ये समझ में आया कि अगर ये वेस्टेज ऑफ टाइम है तो हम लोग क्या करें, इन्होंने ये बोला कि अगर ये वेस्टेज ऑफ टाइम है, सॉरी, तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, स्नैच करना पड़ेगा द लैंड फ्रॉम जमींदार। जमींदार से हम लोग अपनी जमीन वापस ले लें। तो अगर अब आप समझ सकते हैं ये पर्सन क्यों है इंपॉर्टेंट, क्योंकि इन्होंने ही जो नक्सलाइट का जो एरियाज है, जो नक्सलिज्म हमारे देश में है, वो किसकी वजह से है, चारू मजूमदार। एंड देन कई अदर पर्सन का भी इन्वॉल्वमेंट होगा। 3 मार्च 1967 डेट इंपॉर्टेंट है ये। 3 मार्च 1967 को क्या हुआ, 3 मार्च 1967 इसको हुआ क्या था।
अब हम इसके बात करते हैं, यहाँ पे नक्सलबरी विलेज है बंगाल में। नक्सलबरी विलेज इन बंगाल। यहाँ पे क्या किया इन्होंने, 100 से भी ज्यादा जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ लाइक सीपीआईएम के जो मेंबर थे, इन्होंने हथियार लेके, लाठीज लेके जो जमींदार थे उन जमींदार को मार दिया। इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है। मोर देन 100+ CPIM member armed with lathis killed जमींदार। जिनको जमींदार को मार दिया गया है, एंड दैट इज द बिगिनिंग ऑफ द नक्सलिज्म। और नक्सलबरी जो गांव था, इसी की वजह से शायद इसको नाम नक्सलिज्म दिया गया है। एंड सेकेंडली, लेकिन आप अपने एग्जाम में मत लिखिएगा, ये जस्ट एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन। इनको मार दिया गया और डिस्ट्रॉयड कर दिए लैंड रिकॉर्ड। एंड द थर्ड वन इज रीडिस्ट्रीब्यूट कर दिया द लैंड। मतलब अपने में ही लोगों उनसे ले लिया, जमींदार से, उनको मार के, और जो भी लैंड रिकॉर्ड थे उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, और अपने में ही इन्होंने रीडिस्ट्रीब्यूट कर लिया। अब ये समझिए कि जब आप उसको उनके लिए लड़ रहे हैं तो आपको जो जमीन थी लोगों को देना चाहिए। अब आप खुद अपने में ही ले रहे हो। देखिए, माओ ने जो था, माओ उन्होंने क्या, ये चाइना में भी ये सेम किया। पर्ल ऑफ स्प्रिंग थंडर लेके आए हुए थे, रोड ऑफ रेड रेवोल्यूशन भी कहा जाता है। इसीलिए सीपीआईएम को क्रिटिसाइज किया गया है। ये करने के बाद सीपीआईएम को क्रिटिसाइज किया गया है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट थी, was criticized। ये कब हुआ था? 1967 में। अब एक 1967 में एक चीज भी और भी हुआ था, लाइक अंत में 1967 के जो अंत में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की मीटिंग हुई थी मदुरई में। अभी समझिएगा, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की मीटिंग हुई थी मदुरई में। ये एक पार्ट अलग है। एंड देन टुवर्ड्स द end of 1967, CPIM meeting in Madurai। मदुरई, और यहाँ पे एक तो जो सीपीआई चालू की तरफ चला गया, और एक सीपीआईएम में मार्क्सिस्ट, जो कि पार्लियामेंटेरियन थे। ये क्या थे? पार्लियामेंटेरियन। और ये क्या? चारू। अब इस मीटिंग के बाद क्या था कि चारू ने, अभी समझ लीजिए, चारू ने सीपीआईएम को छोड़ दिया। इस चारू ने सीपीआईएम को छोड़ दिया, ये समझिएगा। लेफ्ट सीपीआईएम।
एंड फॉर्म्ड, किस चीज को फॉर्म किया? ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड कमिटी ऑफ कम्युनिस्ट revolutionaries, that is AICCCR, इसको फॉर्म किया। ये एक क्या था? थिंक टैंक था, और इसने सजेस्ट किया, दैट इज द थिंक टैंक। उन्होंने ये सजेस्ट किया 22 अप्रैल 1969 कि आप एक पार्टी को बनाइएगा। 22 अप्रैल 1969 CPI-ML ये पार्टी बना दी गई है, किसके द्वारा? बाई चारू ने एक नया पार्टी को क्रिएट किया, CPI-ML। अब इसकी स्ट्रेटेजी क्या थी? अगर इसके बारे में बात करते हैं, इनकी स्ट्रेटेजी क्या थी? स्ट्रेटेजी ऑफ AICCCR। पहला कि इन लोगों को स्टैब्लिश करना है, टू स्टैब्लिश एक स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप विद चाइना, चाइना के साथ एक स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप होगा। अंडरटेक करना है प्रोपेगेंडा, आर्म्ड स्ट्रगल भी करने हैं, और रिसॉर्ट करने हैं जितनी भी डिस इंफॉर्मेशन कैंपेन्स है उसको। स्ट्रेटेजिक रिलेशन के अलावा और क्या करना है? अंडरटेक प्रोपेगेंडा, आर्म्ड स्ट्रगल, resort to disinformation campaigns। और चारू ने क्या किया? ये उनकी स्ट्रेटेजी थी। एंड चारू स्टार्टेड चारू स्टेटेड। पहला क्या किया जाए? एनालिसिस ऑफ एनिमीज, ऑफ क्लास एनिमीज। ये किस तरीके से किया जाएगा? क्लास एनिमीज में हम लोग बोले सकते हैं, जैसे जमींदार हुए, मनी लैंडर्स, लैंड रेवेन्यू ऑफिशियल्स, पुलिस, इनका एनालिसिस करना है। वो हम लोग देखेंगे किस तरीके से, कौन कौन से जमींदार, मनी लैंडर, लैंड रेवेन्यू, लैंड रेवेन्यू ऑफिशियल्स, पुलिस, होगा। ये कैसे करेंगे? ये क्या करेंगे? यूजिंग कन्वेंशनल वेपन्स,
एंड कन्वेंशनल वेपन्स की बात करें तो कन्वेंशनल वेपन्स होते क्या हैं, जैसे कि कुल्हाड़ी, एक्स, सिकल्स, लाठीज, जैवलिन, एग्रीकल्चर इक्विपमेंट, इन सारी चीजों का यूज करके हम लोग इन जो ए क्लास एनिमीज हैं उनका एनिहिलेशन किया जाएगा। और इसके बाद उनको ये बोला यूजिंग द टेक्निक, कौन सा, गुरिल्ला वॉरफेयर, वॉरफेयर गुरिल्ला वॉरफेयर की टेक्निक यूज करके हम लोग ये सारा काम करना है। क्या होता था, ओके, ये क्या करते थे, आइडेंटिफाई किया जमींदार को, जमींदार को आइडेंटिफाइड करने के बाद यूनिट ऑफ 7+1 पीपल, 7+1 पीपल का यूनिट रहता था। और ये क्या करते थे, क्रिएट करते थे एक ऐसी एक्टिविटी मैप, ताकि वो उनके जो जितने भी दुश्मन हैं उन दुश्मन को 30 दिन तक ऑब्जर्व किया जा सके। जमींदार को आइडेंटिफाई करने के लिए एक 7+8 का मैप होता था, और टू क्रिएट एन एक्टिविटी मैप by observing enemies for 30 days, 30 दिन तक उनको ऑब्जर्व किया जाता था, फिर के आसपास के जंगल में सो ऑन। फिर क्या है कि जो CPI-ML के जो इंटेलिजेंस विंग्स थे वो एक प्रोपेगेंडा फैलाते थे, उसके साथ ही डिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन्स भी चलाते थे ये सारा। और ये भी कहा था कि वी विल नॉट फेस एनी इनजस्टिस, हम कोई भी इनजस्टिस नहीं फेस करेंगे। तो जो इंटेलिजेंस विंग थी उनका क्या होता था कि जैसे कोई एक पॉइंट है, उस पॉइंट से इधर का इन सारे इन जो एरियाज थे उन एरियाज में देखा जाता था जंगल थे। जो इंटेलेक्चुअल विंग ऑफ CPI-ML, इन्होंने क्या किया, प्रोपेगेंडा और साथ ही में डिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन्स चलाते थे। और ये भी बोला था इन्होंने कि हम लोग कोई भी इनजस्टिस नहीं होने देंगे, वी विल नॉट फेस एनी इनजस्टिस, कोई भी इनजस्टिस नहीं थी वहां के जो आसपास के जो लोग थे उन लोगों के प्रति। और एक स्प्रेड किया इन्होंने द नेगेटिविटी ऑफ स्टेट्स, मीन स्टेट्स का यहाँ पे क्या है, भारत सरकार की क्या नेगेटिविटी, ये सारा उन्होंने फैलाया हुआ था। तो ये कंप्लीट हुआ हमारा आज का क्लास। यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे श्रीकाकुलम, बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह है लाइक इन द फील्ड ऑफ नक्सलाइट के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो श्रीकाकुलम के बारे में भी देखेंगे। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, माओइस्ट
इसके बारे में भी देखेंगे किस तरीके से माओइस्ट एंड सो ऑन अदर थिंग में और गवर्नमेंट ने किस किस को बैन किया है। ये हमारा नेक्स्ट क्लास में रहेगा। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। So that's all for today. In the next class, we will be learning a new topic which is related to this linkages between development and extremism, which is equally important for your exam preparation. So if you haven't subscribed to our channel yet, please do it now. Also press the bell icon so that you get the notification of all our upcoming videos. If you have any queries related to our content, then you can either write in the comment section below. I will personally reply to all your doubt and queries within 24 hours. You can also share your feedback with us through so that we can improve upon it if required. You can also connect with us through our Okul website, Facebook page, Twitter page, Telegram channel or email. All these links are provided in the description below. Also, don't forget to share these videos with your friends and colleagues so that others can also benefit from our effort. So thanks to all for this session. See you in the next session. Till then, enjoy learning with Okul. Have a nice day.